नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारी नंबर सिस्टम की ये चौथी कक्षा होगी। आपको बता देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम की इससे पहले हमने 3 क्लास कर ली है और हमने उसमें नंबर सिस्टम के जो भी सवाल बन सकते थे वे सभी देखे हैं। तो आज नंबर सिस्टम का हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। हमने नंबर सिस्टम में इकाई का अंक पढ़ा, हमने नंबर सिस्टम में इकाई का अंक निकालना सीखा और नंबर सिस्टम के और कुछ सवाल हमने देखे। आज हम नंबर सिस्टम में गुणनखंड देखेंगे कि गुणनखंड किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, अगर मैं कहूँ 8 के कितने गुणनखंड है तो हम कहेंगे कि भाई 8 को 4 से भाग दिया जा सकता है, 2 से दिया जा सकता है, 8 से दिया जा सकता है और 1 से दिया जा सकता है। एक बात आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं, किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होते हैं। कम से कम 2 गुणनखंड, एक तो खुद संख्या और एक, यानी किसी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड जरूर होते हैं। एक तो स्वयं संख्या अपना गुणनखंड होती है और एक उसका गुणनखंड होता है। तो अगर मैं कहूँ 12 के गुणनखंड कितने हैं तो 12 के आपके भाई 12 आपका 12 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। 12 के आपके 6 गुणनखंड हैं। तो ये बहुत ही छोटे नंबर है, इनका आप डायरेक्ट ही गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन जब नंबर बहुत बड़े हो जाए, इनसे ज़्यादा बड़े नंबर मिल जाए, आपको 3 डिजिट का नंबर मिल जाए, 4 डिजिट का नंबर मिल जाए, तब आप ऐसे सवाल को नहीं कर सकते। तब आपको एक दूसरा तरीका फॉलो करना पड़ता है और वही तरीका आपका एग्जाम में काम आता है। सपोज करो हमसे 36 के गुणनखंड पूछे, तो 36 के गुणनखंड करने का, किसी भी संख्या के गुणनखंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब देखिए संख्या 2 से डिवाइड है, 3 से है, 5 से है, 7 से है, 11 से है। ये सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड है और इन्हीं के इर्द गिर्द आपके सवाल घूमेंगे। जैसे 36 है, 36 को अगर मैं 2 से भाग दूँ तो सबसे छोटा संख्या 2 है। अगर 2 से नहीं दिया जाता तो 3 से चेक करिए, 3 से नहीं तो 5 से चेक करिए, 7 से, 11 से, ज़्यादातर आपके यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं। तो 2 से दिया तो 18, फिर 2 से दिया 9, अब 3 से दिया 3 और 3 से दिया 1, यानी कि हमारे पास इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 2, 3 और 2। लेकिन इसके कुल गुणनखंड कितने हैं हमको ये पता करना है। आप देखिए 2 कितनी बार है, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 3 भी 2 बार है तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। जो तो 3 की पावर भी 2 है और 2 की पावर भी 2 है। तो जितनी भी पावर होगी उसमें एक जोड़िए और उसकी आपस में गुना कर दीजिए, तो आपके इसके गुणनखंडों की संख्या 9 होगी। 36 के जो टोटल गुणनखंड होंगे वो 9 हो गए। आप इसको 12 पे चेक करके देख सकते हैं। 12 को आप 2 से भाग दीजिए 6, 2 से भाग दीजिए 3, 3 से भाग दीजिए 1, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर आपका 1, यानी कि 3 गुणा 2 6। हमने इसमें 1 जोड़ा और इसमें 1 जोड़ा, ठीक, जितनी पावर है उतने में 1 जोड़ा और गुणा कर दी। तो अगर आप इस तरीके के छोटे सवाल तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब संख्या बड़ी हो जाए तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। एक एग्जाम्पल और लेंगे। देखिए अगर आपसे कहे कि भाई 98 के कुल कितने फैक्टर है, तो आपको तरीका बताया। सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य नंबर लीजिए 2, 2 से भाग करना शुरू करें। 2 चौक 8, 2 नम 18। अब ये 7 से कटेगा
तो 7 से कटा एक बार और 7 से कटा एक बार, यानी कि 2 की पावर 1 है और 7 की पावर 2 है। तो एक में हम 1 जोड़ेंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे, तो 3 गुणा 2 6, यानी कि 98 के कुल 6 गुणनखंड है। यानी कि हमने अभी तक निकालना सीखा है गुणनखंड। अब आगे हम कुल गुणनखंड कितने हैं और क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं ये भी देखेंगे। तो सपोज करें देखिए आपको 8 दिया गया है, पूछा कि भाई 8 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। तो हमने 8 को 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, फिर 2 से 4 को भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2। हमको पता चला कि ये तो 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 होने का मतलब यानी कि प्लस 1 4 गुणनखंड होगी, 4 गुणनखंड इसके हो सकते हैं। अब हम 2 की पावर 3 को तोड़ कर लिखेंगे। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। 2 की पावर 0 हर बार लेंगे, फिर इसको हमने 1 पावर में तोड़ा, 2 पावर में तोड़ा, 3 पावर में तोड़ा। अब देखिए 2 की पावर 2 से भी 2 की पावर 3 को भाग दिया जा सकता है। 2 की पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 4 और इसका मतलब 8, और यही फैक्टर 8 के है। यानी कि हमें 2 की पावर 3 को उन गुणनखंडों में तोड़ना है जिससे इसको भाग दिया जा सके। देखिए 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से हम इसको भाग दे सकते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 से हम इसको भाग दे सकते हैं। 2 की पावर 2 4, 4 से हम इसको भाग दे सकते हैं। और 2 की पावर 3 8, 8 से हम इसको भाग दे सकते हैं। तो यानी कि हम लगातार पावर लेंगे जब तक पावर इसके बराबर ना हो जाए। देखिए अगला सवाल लेंगे, आपके समझ में आएगा। अगर मैं लूँ यहाँ पे 24, तो 2 से कटा 12, 2 से कटा 6, 2 से कटा 3, 3 से कटा 1, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। तो हम क्या करते हैं, हमने किया कि भाई हमने 2 की पावर 0 से शुरू किया और 2 की पावर 3 तक लेके जाएंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। फिर यहाँ पे 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 3 की पावर 1। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया 1, इसका हो गया 2, ये होगा आपका 4, ये हो गया 8, ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 3। तो क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, देखिए 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 2 आ गया तो 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 तियो 12, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी कि ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसके 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1, और 1 भी गुणनखंड होता है। 1 गुणनखंड ये हो गया, 1 भी गुणनखंड होता है, तो इसके 8 गुणनखंड हो गए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 3 रेख 4, 1 रेख 2, 4 की गुणा 2 में की तो ये 8। तो यहाँ पे हमें पता चला 8 गुणनखंड है और 8 ही गुणनखंड हमने इसके निकाल दिए। तो ये है गुणनखंड निकालने का तरीका। अब इस पर आपको सवाल मिलते हैं, तो हम कुछ सवाल देखेंगे जो परीक्षा में भी आए हुए हैं और आप करोगे तो आपका अभ्यास भी होगा। देखिए अब इन्हीं सवालों को हम बड़े स्तर पे लेंगे। जैसे आपको माना सवाल दिया गया कि भी 1728 के गुणनखंड कितने हैं। देखिए जब हमारे पास छोटा डाटा था 8 12 10 15 20 50 100 तक,
तो हम सीधे निकाल लेते हैं, लेकिन अब डाटा बड़ा होगा तो सीधे निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो से भाग करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से 27। फिर 3 से भाग देंगे 9। फिर 3 से भाग देंगे 3। फिर 3 से भाग देंगे 1। यानी कि आप 2 देखें, 2 कितनी बार है? तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6। और 1 2 3, 3 की पावर 3। तो 6 में 1 जोड़िए, 3 में 1 जोड़िए, 6 1 7 गुना 4, 7 चौक 28। तो इस नंबर के कुल 28 गुणनखंड है। परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है दोस्तों, और सवाल देखेंगे आगे। जैसे आपको दिया गया है, अगर सपोज करो आपको दे दिया गया 1540 के कितने गुणनखंड है, तो आप क्या करोगे? 2 से भाग दोगे। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और आपका 0। 2 सत्ते 14, एक बचा 2 सत्ते 14, 0। 2 से भाग दिया। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। फिर आपका 5 से भाग दिया। 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। फिर आपका 7 से भाग दिया 11। फिर आपका 11 से भाग दिया 1। आप देख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तो 2 जमा 1, 1 जमा 1, 1 जमा 1, 1 जमा 1, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 24 इसके आपके फैक्टर हुए। तो इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इसी तरीके से सवाल भी करने हैं। अगला कंसेप्ट देखेंगे साथियों। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ और पूछा कि भाई 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए। तो 12 को हमने 2 से भाग दिया 6, 2 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। घात को जोड़िए और जोड़ने पर जो भी प्राप्त होता है वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या सिर्फ आप घात जोड़ेंगे और घात जोड़ने पर जो भी मिलेगा वही आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। वैसे देखने पर तो 2 ही संख्या है, 2 और 3। 2 और 3 से ज़्यादा इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन हम सभी को काउंट करके चलते हैं कि भाई 2 2 12 है तो 2 गुणनखंड हो गए। 3 1 12 है तो 1 गुणनखंड ये हो गया, तो 2 और 1 3, 3 गुणनखंड हो गए। इसी पर आपका सवाल आया हुआ है। कि 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? गुणनखंड क्या है? तो हमने 240 को भाग दिया 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 5 से 3 और 3 से 1। तो आप देखें 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, सभी घात को जोड़िए। 4 तो 6, तो 6 ही इसके अभाज्य गुणनखंड है। अगर कुल गुणनखंड की बात करता तो 4 में 1 जोड़ते 5, 1 में 1 जोड़ते 2, 1 में 1 जोड़ते 2, आपस में गुना करते। 5 दूनी 10 दूनी 20। तो कुल गुणनखंड तो 20 होते, लेकिन अभाज्य गुणनखंड इनके घात जोड़ने पर मिलते हैं, यानी कि आप घात को सीधा सीधा जोड़ दे, वही आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। देखिए
जैसा आपको सवाल दिया गया है कि 30 की पावर 26, 30 की पावर 26 गुणा 25 की पावर 51 क्रॉस 12 की पावर 23 अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड पता करने के लिए हमें इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर हम 30 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 30 के अभाज्य गुणनखंड आपके होते हैं 2 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 3 की पावर 26 हम लिख सकते हैं। गुणा ये 5 की पावर 2 होता है, यानी कि हम इसको 5 गुणा 5 की पावर 51 लिख सकते हैं। गुणा ये 12 का मतलब होता है 2 गुणा 3 इसकी पावर 23। हम अभाज्य गुणनखंड में इनको तोड़ेंगे। अब 2 की पावर 26, 5 की पावर 26 और 3 की पावर 26, यानी कि 2 की पावर 26 गुणा 5 की पावर 26 गुणा 3 की पावर 26 गुणा 5 की पावर 51 गुणा 5 की पावर 51 गुणा 2 की पावर 23 गुणा 2 की पावर 23 गुणा 3 की पावर 23। आप इन सभी को जोड़ लीजिए। आप देखिए 26 दूनी 52 प्लस 51 दूनी 102 प्लस 69 आप जोड़ेंगे, यह आ जाएगा आपका 154, 69 तेरह का 3 का 80 लगो 1 आपके 223 इसके कुल अभाज्य गुणनखंड हो गए। बावन 102 26 दूनी 52, सॉरी 126 हो रहा है क्योंकि 3 का 26 हम लेना भूल गए। तो 6 3 9 2 2 4 और 2 249 कुल अभाज्य गुणनखंड आपके 249 हो गए। देखिए सवाल में था क्या, आपको 30 की पावर 26, 25 की पावर 51 और 12 की पावर 23 थी और पूछा कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो आप 30 को 25 को 12 को अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक कीजिए। अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करने पर हमको पता चला 30 का अभाज्य गुणनखंड 3 मिले, 2 5 और 3। 25 का 5 से अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है और 12 में आपके 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हमने देखा 2 की पावर 26, 5 की पावर 26 और 3 की पावर 26, 5 की पावर 51, 5 की पावर 51, 2 की पावर 23, 2 की पावर 23 और 3 की पावर 23। इन सभी घातों को आपस में जोड़ लीजिए। देखिए साथियों, अब अगला प्रश्न गुणनखंड पे बनता है कि मान के चलो आपको कोई नंबर दे दिया 12 और पूछ लिया कि इसके गुणनखंडों का योग कितना है। देखिए गुणनखंडों के योग काटने का सबसे बेस्ट तरीका आप यही है कि आप 12 को लीजिए, इसके पहले आप प्राइम फैक्टर कीजिए यानी अभाज्य गुणनखंड जो हमने अभी सीखा है कि आप उसको 2 से भाग दीजिए 6 आया, 2 से भाग दीजिए 3 आया, 3 से भाग दीजिए 1 आया। 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक जाएंगे, इधर 0 से लेकर 1 तक, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अब इनको आपस में जोड़ेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब 1 जमा 2 जमा 4, यहाँ पे 1 जमा 3, 7 गुणा 4, बीच में गुणा का मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28, यानी कि इसके जो गुणनखंडों का योग है वो 28 है। तो इस पर आपका सवाल अगर आपको मिलेगा तो आप इसी तरीके से करेंगे। 1-2 सवाल और ले लेते हैं ताकि आपके पूर्ण ये समझ में आ जाए। जैसे मान के चलो आपको दे दिया कि भाई 54 के जितने भी गुणनखंड है उनका योग बताइए। तो 54 को आप 2 से भाग देंगे तो आपका 27 आएगा, फिर 3 से देंगे तो आपका 9 आएगा, फिर 3 से देंगे 3 आएगा, फिर 3 से देंगे 1 आएगा।
हमको पता चला कि भाई 2 की पावर यहाँ पर 1 है और 3 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे और 2 की पावर 1 तक ले जाएंगे, बीच में प्लस, फिर गुणा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, बीच में प्लस, इसका मतलब 2, इसका मतलब 1, 3 गुणा 1 जमा 3 जमा 9 जमा 27, 3 गुणा 13 जमा 27 40, यानी कि 3 गुणा 40, यानी कि 40 गुणा 3 मतलब 120, यानी कि इसके जो गुणनखंडों का योग होगा, जो भी इसके सभी गुणनखंड हो गए उसका योग 120 होगा। यानी कि गुणनखंड के योग निकालने का आपके पास ये बहुत बेहतरीन तरीका है। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि भाई गुणनखंड का योग निकाले, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपसे सपोज करो मैंने आपको बताया कि भाई 12, हमने इसके फैक्टर किए, 2 से भाग दिया 6, 2 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया 1। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर, बस 2 की पावर 1 क्योंकि 2 तक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 क्योंकि पावर 2 है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं। हमसे पूछ लिया कि भाई आपको विषम, जो आपके विषम गुणनखंड है वे निकालिए। तो आपको पता है विषम गुणनखंड में हमको 2 की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम इसमें से 2 निकाल देंगे और हम सिर्फ 2 की पावर 0 रखेंगे और इंटू 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 करेंगे। यानी कि हम उसमें से वे सभी 2 हटा देंगे जो संख्या को सम बनाते हैं, सिर्फ एक ये 2 रखेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है और एक संख्या को सम नहीं बनाता, विषम बनाता है। तो हम 1 गुणा 1 और 3, 1 एकन 1 और 3 एकन 3। तो यानी कि आपको पता चला इसके केवल 2 ही विषम गुणनखंड है, वो है 1 और 3। अगर पूछ लिया जाए विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी, आप जितने भी सम गुणनखंड है उनको हटा दीजिए। देखिए 2 जो है आपका सम गुणनखंड बनाएगा और 2 की पावर 0, यानी यहाँ पर आप 1 लेंगे और यहाँ पे आप सभी लेंगे, गुणा 3 की पावर 1 यानी कि 2 और 2 गुणा 1 आपका 2। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। दोबारा एक सवाल और लेंगे तो उस पर आपके पूरा समझ में आएगा। देखिए आपको कहा गया है कि 36 के सम गुणनखंड निकालिए, सम गुणनखंड निकालिए। तो आप 2 से भाग देंगे तो आपका 18, 2 से भाग देंगे आपका 9, 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे आपका 3 और 3 से भाग देंगे आपका 1। आपको पता चला कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 ही है। ठीक, हमने क्या किया, हमने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तक लिया, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 तक लिया। ठीक, सम गुणनखंड निकालने, विषम गुणनखंड निकालने के लिए हम इन 2 को भूल जाएंगे। ठीक, और सिर्फ ये 2 की पावर 0 रखेंगे क्योंकि ये होता है 1। अगर हमने 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 को भी ले लिया और उसकी मल्टीप्लाई उधर कर दी तो वे आपके विषम गुणनखंड नहीं होंगे, सम हो गए। हमको विषम निकालने हैं तो हम करेंगे 2 की पावर 0 का मतलब 1 गुणा, ये कितना है, 3 की पावर 0 का मतलब 1, ये आपका 3, ये आपका 9, यानी कि 1, 3 और 9, कुल आपके 3 ही गुणनखंड है। तो यानी कि हमको पता चला अगर हम इधर इस 2 की पावर को भूलकर सिर्फ सम में 1 जोड़ दें तो आपके 3 गुणनखंड यहाँ से ही निकल जाएंगे। ठीक, तो इसके आपके केवल 3 ही विषम गुणनखंड है, वे आपके 1, 3, 9। और अगर सम गुणनखंड निकालने हो तो आपको पता है कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड है आपके +1, यानी कि 3 3 9,
कुल गुणनखंड है 9, कुल गुणनखंड में से आप विषम गुणनखंड हटा दीजिए, यानी कि 9 - 3, तो आपके 6 जो बचे वे सम गुणनखंड बचे। यानी कि अगर आपको सम गुणनखंड निकालने हैं या विषम गुणनखंड निकालने हैं तो आप एक गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर टोटल में से उस एक को घटा दीजिए, तो आपका या तो सम आ जाएगा या विषम आ जाएगा। एक सवाल और लेंगे तो आपका पूरा समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ दोबारा से कि 66 के कितने सम गुणनखंड है, सम गुणनखंड, तो आप 2 से भाग दीजिए आपका 33, फिर 3 से भाग दीजिए 11, फिर 11 से भाग दीजिए 1। अब आप देखिए 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 11 की पावर 1 है, तो आप 2 को भूल जाइए, आप रखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 11 की पावर 0, 11 की पावर 1। अगर हम इस 2 को लेंगे तो संख्या सम हो जाएगी। हम सिर्फ इस 2 की पावर 0 यानी 1 को लेंगे। 3 की पावर 0 का मतलब आपका 1 और आपका 3, 1 और 11, 1 की गुणा कर लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे भी 2 नंबर है, तो 2 नंबर मिलकर 4 नंबर बनाएंगे, तो इसके कुल ऐसे 4 नंबर है जो आपके विषम है। और सम ज्ञात करने के लिए आप कुल नंबरों में से घटा दीजिए। कुल इसके गुणनखंड है +1 + 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसके कुल गुणनखंड है और 8 में से आप 4 घटाएंगे तो आपके सम गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। ठीक भाई, हमने विषम निकाल लिए। 2 ही प्रकार के गुणनखंड होते हैं, या तो सम या विषम। तो अगर हम सम निकाल ले और टोटल में से सम घटा दे तो विषम आ जाएगा, और अगर हम विषम निकाल ले और टोटल में से विषम घटा दे तो सम आ जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है और इसी से आपको सवाल करना है आपको। अब आप देखिए 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 11 की पावर 0 और 11 की पावर 1। आपको टोटल गुणनखंड निकालने हैं कितने हैं। इसका मतलब 1 2 1 3, इसका मतलब क्या होगा 1 और 11। आप गुणा करें, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब आप यहाँ पे गुणा कीजिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 11, 3, 33, 2, 22, 6 और 66। तो ये सभी इसके गुणनखंड आ गए। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड है। विषम हमने निकाले, टोटल में से विषम घटाए तो आपके सम गुणनखंड आ गए। देखिए विषम गुणनखंड निकालना आसान है, इस तरीके से आप सम गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सम गुणनखंड निकालना है तो आप पहले विषम निकालिए और टोटल में से घटा दीजिए, वे आपके विषम की संख्या हो जाएगी। अगर पूछ लिया आपसे कि भाई बताइए, आपको दे दिया एक नंबर 72 और पूछ लिया इसके सम या विषम संख्या, जो इसके सम और विषम गुणनखंड है उनका योग बताइए। तो हम पहले इसके सम और विषम गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से भाग दिया 36, 2 से भाग दिया 18, 2 से भाग दिया 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। अब आप देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर कितनी है 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तक लेके जाएंगे। अगर हमको यहाँ से देखो, यहाँ भी आप सम संख्या सम गुणनखंड यहाँ से भी निकाल सकते हैं।
अगर आपको सम गुणनखंड निकालने हैं तो आप 2 की पावर 0 को हटा दीजिए और इनकी आपस में गुणा कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ से सम गुणनखंड अपने निकालेंगे तो आप देखिए, इसका मतलब 2, इसका मतलब 4 और इसका मतलब आपका 8, इसका मतलब आपका 1, इसका मतलब 3 और इसका मतलब आपका 9। और ये तो देखिए आपके हो गए सम गुणनखंड। अब यहीं पे हम विषम गुणनखंड लेंगे। देखिए विषम गुणनखंड का मतलब होगा आपका, अगर हम 2 की पावर 0 ले और इधर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 ले, इसका मतलब हो गया 1 गुणा 3, इसका मतलब 1, 3 और 9। ये तो हो गए आपके विषम गुणनखंड और ये हो गए आपके सम गुणनखंड। अगर आप सम गुणनखंड की बात करें तो आपका 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18, 4 एकम 4, 4 तियो 12 और 9 चौक 36, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 9 टू 72। ये आपके सम गुणनखंड निकल के आ गए। विषम गुणनखंड 1 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 1, 3 और 9। यानी कि विषम गुणनखंड निकालना आसान है, सम गुणनखंड थोड़ा बड़ा पड़ता है, तो इसलिए आप कुल में से विषम घटा लिया, आपका सम आ जाएगा। अब अगर आपसे योग पूछ ले कि भाई योग कैसे निकालें, तो एक तरीका तो योग का होगा ये, और एक तरीका आपको पहले बताया था कि आप इन सभी को जोड़ें। 4 तो 6, 8 6 14 और गुणा 3 और 1 4, 9 4 13, 14 गुणा 13 करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 14 × 140, 14 × 42, 2 8 1, 182 बैठता है। आप इनको जोड़िए, आपका 182 आएगा। तो ये आपका सम गुणनखंडों का योग हो गया। और विषम का आप देख लीजिए, विषम में कुछ करना ही नहीं है, आप इधर के जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 9 4 13। तो इस प्रकार आपका सम और विषम गुणनखंडों का योग आ जाता है। तो अगर परीक्षा में इस प्रकार सवाल आया तो आप सवाल कर लेंगे। और सम और विषम गुणनखंड निकालने का सबसे बेस्ट तरीका एक ये भी है। देखिए 2 की पावर यहाँ पे आपकी 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। अगर आपको सम गुणनखंड निकालने हैं तो आप 2 में 1 मत जोड़िए, आप इसको जो का तो रहने दीजिए। यहाँ पे आप 1 जोड़ लीजिए और 3 गुणा 3 कर लीजिए तो आपका 9 आ जाएगा। तो आपके जो सम गुणनखंडों की संख्या वो हो गई 9। और विषम गुणनखंड में आप 3 को हटा के यहाँ पे 1 ले लीजिए और 3 की गुणा 1 में कर लीजिए तो 3 आ जाएगा। तो कुल गुणनखंड है इसके 12। कुल गुणनखंड है 12 और सम गुणनखंड 9 और विषम गुणनखंड आपके 3। दोबारा फिर एक सवाल पर इसको देखेंगे। देखिए अगर हम मान के चले आपको बोला कि भाई 98 मत लीजिए, आप 96 ले लीजिए। 2 से भाग किया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग किया 24, 2 से भाग किया 12, 2 से भाग किया 6, 2 से भाग किया 3, 3 से भाग किया 1, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 3 से 1। आपको पता चला कि भाई 2 की पावर 1 2 3 4 5 है और 3 की पावर 1 है। अब यहाँ से हम कुल गुणनखंड कितने हो गए, कुल गुणनखंड, तो कुल जो गुणनखंड हो गए वे आपके +1 और +1, यानी कि 5 दूनी 6 दूनी 12 हो गए, 6 और 2 यानी 6 दूनी 12। मैंने कहा अगर आपको सम गुणनखंड निकालने हैं तो जब 2 की पावर करेंगे तो 2 की पावर आप 5 लेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे। सम गुणनखंड में 1 नहीं जोड़ेंगे और 3 की पावर आप 2 लेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 5 दूनी 10, 10 आपके सम गुणनखंड हो गए। अब अगर विषम गुणनखंड की बात करें तो विषम गुणनखंड में
आप 5 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे और 3 की पावर नहीं बदलेगी, 3 की पावर वो की वो रहेगी और 2 एकम 2। तो सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड अलग अलग आ गए। अब आप इन दोनों को जोड़े, देखिए 12, सम और विषम जुड़कर आपके 12 हो गए। यानी कि अगर आपको सम गुणनखंड लेने हैं तो आप पावर 1 नहीं जोड़ेंगे। देखिए ये परिवर्तन सिर्फ इसमें ही होगा। अगर पावर 2 है, पावर 2 में ही ये परिवर्तन होगा। अगर सपोज करो किसी फैक्टर में 2 अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो वहाँ सम गुणनखंड होंगे ही नहीं। ऐसा एग्जाम्पल आप देखिए 49, ठीक, 35, ठीक, 15, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनमें 2 है ही नहीं, तो इसमें सम गुणनखंड होंगे ही नहीं जब ये 2 से भाग नहीं है। अगर आपको पूछ रहा भाई चलिए 49 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, जब 49 2 से भाग होता ही नहीं तो सम गुणनखंडों की संख्या भी नहीं होगी, तो उसकी संख्या 0 होगी। तो यानी कि सम और विषम गुणनखंड आपका 2 पर निर्भर करता है, तो इसीलिए हम 2 की पावर चेंज करते हैं, आगे वाले गुणनखंड की पावर चेंज नहीं करते। तो आपका गुणनखंड से संबंधित जो भी कंसेप्ट बनते थे, जो भी सवाल बनते थे आपके पेपर के देखते हुए, तो वे आपको बता दिए गए हैं। अब अगला कंसेप्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, और फिर कल उस पर सवाल करेंगे। जीरो की संख्या यानी कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। देखिए अगर मैं कहूं कि भाई 5 गुणा 2 में कितनी शून्य होगी, तो 5 गुणा 2 में 10, एक शून्य होगी, बहुत बेसिक है। अगर मैं कहूं 15 गुणा 22 में कितनी शून्य होगी, तो 15 और 22 की जब आप गुणा करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 11 गुणा 2। आप देखा 5 और 2 सिर्फ एक जीरो बनेगी। मैं इस चीज़ से आपको बताना चाहता हूँ कि जो शून्य डिपेंड करती है वो 5 और 2 पर डिपेंड करती है। यानी कि किसी अगर गुणनफल में आपका 5 और 2 है, यानी कि कम से कम एक 5 और कम से कम एक 2 है, तो आपका जीरो बनेगा, वरना आपका जीरो नहीं बनेगा। अगर सपोज करो कि सवाल में या गुणनफल में 5 नहीं है, 2 है, तो कितने भी 2 आपका जीरो नहीं बनेगा, और कितने भी 5 हो, अगर 2 नहीं है तो भी जीरो नहीं बनेगा। तो हमको सिर्फ 5 और 2 के जोड़े देखने हैं, और जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतना ही आपका जीरो होगा। देखिए अगर मैं 25 गुणा 4 करूं तो ये हो गया 100। 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 5 और 2 के कितने जोड़े बने, 5 और 2 के 2 जोड़े बने, तो आपकी 2 जीरो। अगर मैं कहूँ 125 गुणा 8 तो ये आपकी 3 जीरो होगी, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, तो आपकी 3 जीरो बनी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है 5 और 2 के जितने भी आपके जोड़े बनेंगे उतने ही आपकी शून्यों की संख्या होगी। तो आपको अलग अलग प्रकार के सवाल दिए जाएंगे, उसमें आपको 5 और 2 के जोड़े ढूंढने हैं, जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने आपके शून्यों की संख्या होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इस पर ज़्यादातर आपके सवाल फैक्टोरियल पर बनते हैं। अगर मैं कहूँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा
8 गुणा 9। इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो आप देखेंगे कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपके 2 गुणा 2, यहाँ पे आपके 2 गुणा 3, यहाँ पे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7, आपको देखिए कितने 2 मिले, लेकिन 5 आपके पास एक ही है, यानी कि 5 और 2 का केवल एक ही जोड़ा बना है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या एक ही होगी। अगर हम इसमें आगे 10 और दे देता तो यहाँ पे आपका 5 गुणा 2 का एक जोड़ा और मिल गया, तो आपके शून्यों की संख्या 2 हो जाती। तो यही आपके शून्यों की संख्या का कंसेप्ट है कि आपको 5 और 2 के जोड़े ढूंढने होते हैं, और जितने 5 और 2 के जोड़े होते हैं उतनी ही आपकी शून्यों की संख्या होती है। जैसे आपको अगला सवाल दिया गया है कि भाई 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 गुणा 25, आपको 60 तक दिया गया है। तो आपको 5 और 2 के जोड़े ढूंढकर इसमें ये बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। अब आप देखेंगे 11 गुणा 2, 2 यहाँ पर भी है, तो इस सवाल में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया आपको 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि अगर देखें तो 2 तो आपको यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, फिर 26 पर, यानी कि आपको बहुत सारे 2 मिलेंगे। तो यानी कि आप 5 फाइंड कीजिए कि कितने 5 हैं। देखिए 25 में 5 है, 2 5 है 25 में, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। फिर आपका 30 में एक 5 है, फिर 35 में एक 5 है, फिर आपका 40 में एक 5 है, फिर आपका 45 में एक 5 है, और फिर आपके 50 में 2 5 हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें कुल मिलाकर 8 बार 5 आया है। तो 8 5 होने का मतलब ये है कि जब 8 5 की गुणा 2 में की जाएगी तो आपकी 8 0 हो जाएगी। तो ये इसका लॉजिक था। दोबारा फिर देखेंगे, आपको दिया है 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणनफल और पूछ लिया कि भाई कितनी जीरो है। आपको बताया मैंने कि भाई जीरो होने के लिए 1 5 और 1 2 होना ज़रूरी है। तो इस गुणनफल में हम देखेंगे भाई 2 तो हर दूसरे स्थान पर है, यानी कि हर दूसरे स्थान पर 2 है, यानी कि 2 की संख्या ज़्यादा है। तो हम 5 की संख्या लेंगे, क्योंकि जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो मैं ये कहूँ आपको कि भाई 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसमें जीरो की संख्या बताइए। तो आप देखिए 5 का सिर्फ एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, जो एक्स्ट्रा 2 है वे हमारे लिए बेकार है, उनका कोई काम नहीं है। तो यानी कि जब 2 की संख्या ज़्यादा है तो हम 5 की संख्या देखेंगे, और जब 5 की संख्या ज़्यादा है तो हम 2 की संख्या देखेंगे। यहाँ पे 2 की संख्या ज़्यादा है तो हमने सिर्फ 5 की संख्या देखी। आपके 50 तक केवल 8 5 है, तो इसलिए 8 ही आपकी जीरो होगी। ये इसका लॉजिक था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो एक सवाल और देखते हैं। देखिए अगला सवाल दिया आपको 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13 और 101 तक। इसमें आपको जीरो की संख्या बतानी है, जीरो की कितनी संख्या है। आपको एक बात निश्चित कर लेनी है, अगर 5 और 2 होंगे तभी जीरो होगी, वरना जीरो नहीं होगी। आप देखिए एक का गैप, हर संख्या में एक गैप छोड़ के तब अगली संख्या दी गई है, यानी कि एक बीच का नंबर गायब है। और बीच का नंबर कौन सा गायब है? 2 4 6 8, यानी कि सम संख्या गायब है, यानी 2 के मल्टीपल गायब है। जब इस पूरे मल्टीपल में, इस पूरे गुणनफल में 2 है ही नहीं, तो
तो जीरो कहाँ से आ जाएगी? तो यानी कि इसमें जीरो की संख्या कुछ नहीं होगी, इसका आंसर जीरो ही होगा। इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको दे देता है सिर्फ विचलन के लिए, आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए, विचलित करने के लिए। तो अगला सवाल देखेंगे। देखिए, अगला सवाल देखने से पहले आप एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको बताई थी, फैक्टोरियल की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 गुणा 2 यानी कि बराबर 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 3, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 यानी कि 24, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 120। आपको पता चल रहा है कि फैक्टोरियल 4 तक तो एक भी जीरो नहीं है, लेकिन फैक्टोरियल 5 के बाद में जीरो आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर होंगे उन सब में जीरो अवश्य होगा। क्या होगा? जीरो जरूर होगा। तो आपको फैक्टोरियल पर सवाल दिया जाता है, तो आप फैक्टोरियल का एक सवाल देखिए। अब आप एक चीज़ बताइए, इसने कहा है आपको, मैं पूछूं आपसे कि भाई 5 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, 5 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या। आपको पता है 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। 5 फैक्टोरियल में आपको 1 5 और 1 2 मिला, तो शून्यों की संख्या आपकी 0 यानी कि 1 हो गई। शून्य की संख्या आपकी 1 हो गई। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 7, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। चलिए फिर फैक्टोरियल 8 ले लेते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। सीधा फैक्टोरियल 10 ले लीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। आप देखिए फैक्टोरियल 5 में आपकी एक जीरो है, फैक्टोरियल 7 हो चाहे फैक्टोरियल 6 हो, 5 के आगे कोई 5 नहीं है, फिर आगे भी कोई 5 नहीं है जब तक फैक्टोरियल 10 नहीं आया। यानी कि फैक्टोरियल 5 के बाद में सीधा फैक्टोरियल 10 पर ही जाकर आपकी एक जीरो बढ़ेगी, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से आगे 2 तो आपके बहुत है, लेकिन 5 आपको 10वें स्थान पर ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि फैक्टोरियल में अगर हमको जीरो पता करनी है तो हम 5 के अनुसार पता करेंगे, न कि 2 के, क्योंकि 2 तो आपको हर दूसरे स्थान पर मिल रहा है, लेकिन 5 आपको हर 5वें स्थान पर मिलेगा। तो मैंने बताया जो संख्या कम होगी हम उसको देखेंगे। फैक्टोरियल में 5 कम है तो हम 5 को देखेंगे। तो और देखेंगे निकालने का तरीका क्या है। अगर आपको देखिए, हम फैक्टोरियल लेंगे, मान चलो हमने फैक्टोरियल 5 लिया और इसमें जो 5 है इस 5 को 5 से भाग किया, कितनी बार कटा? एक बार, तो एक जीरो। फिर हम फैक्टोरियल मान के चलो हमने 8 लिया, 5 से भाग दिया 8 को, तो कितनी बार कटा? एक बार। अब हमने लिया फैक्टोरियल 10, हमने 10 को 5 से भाग दिया, कितनी बार कटा? 2 बार। यानी कि जितना ये 5 से कटेगा उतनी ही जीरो होगी। अब हमने माना कि हमने ले लिया फैक्टोरियल 100, अब ये 5 से ज़्यादा बार कटेगा। देखिए कैसे, हमने 100 को जब 5 से भाग किया तो ये आया आपका 20। अगर संख्या 5 से बड़ी है, अगर भाग देने पर भागफल 5 से बड़ा है, तो हम उसको एक बार और भाग देंगे और इस 20 को आप इधर रख लेंगे। इसको हमने 5 से भाग दिया 4। अब ये जो भागफल है 5 से छोटा है, तो हम इस भागफल को भी यहाँ लिख लेंगे और फैक्टोरियल 100 में कुल 24 जीरो लिख देंगे। यानी कि जब फैक्टोरियल इस प्रकार हो कि 5 से भाग देने पर जो भागफल है वो 5 से बड़ा हो जाए, तो आप भागफल को फिर 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक भागफल 5 से छोटा न आ जाए, और दोनों भागफलों को आपस में जोड़ लेंगे। तो दोनों भागफल जोड़कर जो भी आए वही आपका आंसर होगा। जैसे अगर मैं कहूँगी 60 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आपको बता 5 से भाग देना है, तो 60 को हम 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा 12, 12 को 5 से भाग देंगे आपका आएगा 2, तो 12 और 2
14 जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको फैक्टोरियल का सवाल पूछा जाता है तो आप इसी प्रकार से आप करेंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ 200 गुणा 100 में कितनी जीरो है, 200 गुणा 100 में कितनी जीरो है, तो आप कहेंगे जी सर 4 जीरो है। अगर मैं यहाँ पे 50 और लगा दूँ तो आप कहोगे कितनी जीरो है, बताइए, बात पे बताइए। 2 का मतलब 2 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 50। आप देखिए 50 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 100 और हो जाएगा आपके पास में, तो यानी कि आपकी 3 जीरो। जब तक 5 नहीं है, सपोज करो हम यहाँ पे 300 रख ले, अब यहाँ पे 5 नहीं है तो अब कितनी जीरो, अब आपकी हो जाएगी 6 जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं गुणा में कितनी जीरो है, गुणा में जीरो करने के लिए हम देखते हैं कि भाई टोटल जीरो कितनी है, उनको जोड़ देते हैं। तो फैक्टोरियल में आपका ऐसा ही सवाल आता है कि आपको गुणा में फैक्टोरियल मिलेगा और आपको जीरो बतानी है। अब आपको अगर मैं कहूँ कि भाई फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 15 में कितनी जीरो है, गुणा, गुणा में ले लिए पहले आप फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 10 में, तो आप इसको 10 को 5 से भाग दोगे तो 2 बार, इसको 3 बार, और इनके बीच को जोड़ दो तो 5 बार। जितनी बार भागफल आएगा उनको आपस में जोड़ देंगे और वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब आपको एक सवाल देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको कह रहा है कि भाई 1140 फैक्टोरियल, 358 फैक्टोरियल और आपका 171 फैक्टोरियल। देखिए मैंने शुरू में बताया था फैक्टोरियल के दो निशान होते हैं, एक ही और एक ही। या तो आप फैक्टोरियल ऐसे लिखोगे या फैक्टोरियल आप ऐसे लिखोगे। इसमें जीरो कितनी है, जीरो कितनी है, तो हम 1140 को भाग देंगे। तो 1140 को हमने 5 से भाग दिया तो 5 से काटेंगे आप इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 228 बार 228। फिर आप भाग दीजिए 5 से, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 बार कटा। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 नम 45, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5। तो यह देखें 45, 9 और 1, आप इसको जोड़ दीजिए, 228 और 1 229 और 45 274 और 9 283, यानी कि इसमें आपकी 283 जीरो है। प्लस अगर गुणा है तो हम जीरो जोड़ेंगे, 358, 358 को फिर 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी कि आपके 71, 14 और 2, 4 3 7 7 एक 8, 87 जीरो। फिर आपका प्लस, आप 17 को भाग दीजिए, 17 ही है ना, नहीं 171, 171 फैक्टोरियल, आप 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 छंग 30, 4 बचेगा, 4 को नहीं दिया जाएगा तो 34 और 6, 6 4 10 की जीरो हासिल लगो 1, 3 और 1 4, यानी कि 40। आप इन तीनों को जोड़िए, जो भी आंसर होगा उतनी ही इस प्रोडक्ट में जीरो होगी। यानी कि आपको क्या करना है, जितना फैक्टोरियल दिया है 5 से भाग देते चले जाना है, जो भी भागफल आता है उसको जोड़िए। 5 से भाग दिया, जो भी भागफल आया उसको जोड़िए, 5 से भाग दिया, लगातार जो भी भागफल आया उसको जोड़िए, और जोड़ने के बाद में जो भी टोटल होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब सपोज करें
एक सवाल आपको और बताऊंगा, इससे आपके फैक्टोरियल के जितने भी प्रकार आपके परीक्षा में बनते हैं अभी लगभग पूरे हो जाएंगे, एक दो जो बचेगा वो आपको बता दिया जाएगा। मैंने कहा कि भाई फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 5, चलिए छोटा ले लेते हैं। हमने कहा कि भाई फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, इसमें कितनी जीरो होगी? आपको पता है कि भाई फैक्टोरियल 10 में अंत में 2 जीरो होगी और फैक्टोरियल 5 में अंत में 1 जीरो होगी, यानी फैक्टोरियल 5 में यहाँ आपका 120 होगा। तो यानी कि हमको पता चला कि 1 जीरो तो ये, अब यहाँ पे आपका 2 आ गया। तो हमसे इस चीज़ से हम क्या सीखते हैं, क्या पता चलता है कि अगर आपको 2 फैक्टोरियल जोड़ने के लिए दिए गए हैं और पूछा कि कितनी जीरो है, तो जितनी जीरो आपके छोटे फैक्टोरियल में होगी उतनी ही जीरो टोटल के टोटल जोड़ में होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई फैक्टोरियल 25 प्लस फैक्टोरियल 35 में बताइए कितनी जीरो है, आपने 5 से भाग दिया, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग दिया 1, यहाँ पे आपके आ गए 6 जीरो। ठीक, यहाँ पे आपकी 7 जमा 7 जीरो। तो यानी कि इस फैक्टोरियल में आपकी कितनी जीरो होगी? इस फैक्टोरियल में आपकी जितनी जीरो इस फैक्टोरियल में है छोटे वाले में उतनी ही जीरो होगी। आपको मैंने इस एग्जांपल से बताया, चाहे आप इसको करके देख लीजिएगा, फैक्टोरियल खोल के देख लेना, जोड़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर इस प्रकार के सवाल आपके पास आए तो आप कर लोगे, मुझे यकीन है। अब एक दो सवाल हम इसी पे लेते हैं। चलिए, अगर मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 25 प्लस फैक्टोरियल 36 गुणा फैक्टोरियल 37 में कितनी जीरो, आप ये बताइए। तो आप सबसे पहले जो गुणनफल है उसमें जीरो फाइंड करिए कि कितनी है। फैक्टोरियल 36 में 5 सत्ते 35, आपकी 1 जीरो होगी, और उसमें भी आपकी 7 ही जीरो होगी, तो 7 और 7 14 जीरो आपकी यहाँ पे हुई। और यहाँ पे कितनी जीरो है आपकी? यहाँ पे आपकी 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 6 जीरो होगी। यानी कि इसमें जो जीरो होगी वो फैक्टोरियल 25 के बराबर होगी, यानी कि फैक्टोरियल 25 मतलब 6 जीरो। इस प्रकार का सवाल आपको दिया जाता है और आप उसको, मुझे यकीन है आपको अच्छे से समझा दिया गया है, आप कर लोगे। अब एक प्रकार का सवाल आपका और बनता है, देखिए आपको सवाल दिया गया है कि भाई 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 और गुणा 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। इसमें आपसे पूछा कि बताइए कितनी जीरो इस प्रोडक्ट में है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें आपको क्या करना है। आप यहां से देखिए 3 की पावर 123 कॉमन है, तो आप देखिए यहाँ 1 बचा, यहाँ -3 बचा, यहाँ 3 की पावर 123 नहीं, 3 की पावर 121, सॉरी 3 की पावर 121 कॉमन है। आपका 3 की पावर 121 कॉमन है, यहाँ बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1 गुणा, यहाँ पे आपके 2 की पावर 119 कॉमन है, यहाँ पे आपका क्या बचा 2 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, तो 3 की पावर 121 गुणा 9 माइनस 4 गुणा 2 की पावर 119 4 माइनस 3, आपका बचा 1।
यानी कि 3 की पावर 121 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 119 गुणा 1। आपको पूछा कितने जीरो है, तो आप बताइए। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमको सिर्फ एक बार 5 मिला, और तो कोई 5 इसमें है नहीं, सिर्फ एक ही बार 5 मिला। और मैंने आपको बताया था हम कम संख्या को देखते हैं, तो जब 5 एक बार है, 2 बेशक 119 बार हो, लेकिन 5 एक ही बार है, इसलिए इसमें एक ही जीरो होगी। अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि भाई 5 ज़्यादा बार है और 2 कम बार है, तो फिर आप 2 के हिसाब से जीरो रखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई 2 की पावर 458 गुणा 25 की पावर 50, तो इसमें आप 25 की पावर 50 है नहीं, 25 की पावर 250। अगर मैं कहूँ इस प्रोडक्ट में कितनी जीरो है, तो आप देखिए 2 की पावर 458 गुणा, अगर इसमें कहूँ ये हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणा 250, यानी कि हो जाएगा आपका 2 की पावर 458 गुणा 5 की पावर 500। अब यहाँ पे 5 ज़्यादा है और 2 कम है, तो इसलिए हम 2 के हिसाब से जीरो रखेंगे, यानी कि इसमें 458 जीरो होगी, न कि 500 जीरो। तो आपको सिर्फ वही नंबर देखना है जिसका रिपीटेशन कम बार हुआ हो। जिस नंबर का रिपीटेशन कम बार होता है उतनी ही प्रोडक्ट में जीरो है। नंबर ऑफ जीरोज पर आपके जितने सवाल बन सकते थे इस परीक्षा के आधार पर, वैसे तो नंबर ऑफ जीरो पर बहुत सवाल बनते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने सवाल आपके लिए ठीक है। अगर कोई सवाल परीक्षा में आया होगा तो मैं उसको करा दूंगा। ये हमारे नंबर ऑफ जीरोज की क्लास और आपको गुणनखंड निकालने की क्लास मैंने बताई। अब आगे हम कल आपको स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे और क्यूब रूट निकालना भी आपको बताएंगे। फिर हम नंबर सिस्टम की 2 क्लास लेंगे जिसमें हम मिसलेनियस सवाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी किया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट भी किया करें। धन्यवाद।